Hello, dear guys. Welcome to one more video lecture. And in this lecture, I'm going to talk to you about the human blood. तो सबसे पहले हमें देखना है ब्लड होता क्या है. तो इट्स वेरी सिंपल. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. सो अनडाउटेडली इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ओके. दूसरी बात यह है कि ब्लड तैयार कहाँ पर होता है? वेयर इट इज़ फॉर्म्ड इन आवर बॉडी. सो ये तो बेसिकली डिपेंड है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं. तो मेन कंपोनेंट्स जहाँ पर तैयार होते हैं हमारे बॉडी में, वहाँ पर ब्लड तैयार होता है, हम ऐसा कह सकते हैं या फिर कहते हैं. तो ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे जो भी है. ओके. तो वो कंपोनेंट्स बेसिकली तैयार होते हैं रेड बोन मैरो में. ओके. तो हमारे बोन्स के अंदर रहता है रेड बोन मैरो, लॉन्ग बोन्स के अंदर. ओके, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, और उस रेड बोन मैरो में हमारा जो ब्लड है वो तैयार होता है. स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. ब्लड के डिफरेंट एस्पेक्ट का स्टडी करना, ब्लड के कंपोनेंट्स जो है सब कंपोनेंट का स्टडी करना, दैट मीन्स पूरे ब्लड का स्टडी करना, इसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. ब्लड का जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. ओके. सो ये यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब मैंने दिखाई है, आप लोग देख सकते हो. ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किए वाला ब्लड है. अब सेंट्रीफ्यूज किए वाला ब्लड हम क्यों बोल रहे हैं? तो बेसिकली हमने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लिया है. ओके. समझो 10 ml ब्लड हमने ले लिया. ठीक है, 10 ml ब्लड ले लिया और उस 10 ml ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया है. अब सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या है? तो ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स को अगर अलग करना है हमें, ओके, तो वो उस ब्लड को हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा. और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं हम, उस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन. ओके. सो 10 ml ब्लड हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उस ब्लड को अभी हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे. तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे, और वो सेपरेट हुए वाले जो कंपोनेंट्स है आप इस फिगर में देख सकते हो दोस्तों. तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है ये सेपरेट हो गए. सो ये दिस मच रेड पोर्शन यू कैन सी ओवर हियर. ओके, ये जो रेड पोर्शन है, इस रेड पोर्शन में आप लोग देख सकते हो एक कंपोनेंट सेपरेट हुआ, और ऊपर आप देख रहे हो पेल येलो कलर है ये. तो पेल येलो कलर में दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हुआ, और दोनों के बीच में एक थोड़ा सा एक यहाँ पर व्हाइट कलर मैंने दिखाया, लेकिन एक्चुअली दैट्स द बफी कलर. आई डोंट हैव दैट कलर्ड स्केच पेन, सो दैट्स वाई यू जस्ट कीप इन माइंड दिस इज़ अ बफी कलर. आप लोग ऐसा समझो कि ये बफी कलर है. तो इस तरह आप लोग देख सकते हो कि 3 लेयर्स में ब्लड यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट हुए वाला दिखता है. ब्लड यहाँ पर 3 लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं. ये एक रेड कलर, बीच का जो बफी कलर मैंने बता दिया अभी आपको, और ऊपर वाला जो है वो है पेल येलो कलर. सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग देख सकते हो ब्लड के ये 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं. तो अभी आप लोग देख सकते हो ये जो रेड पोर्शन है, ये इसमें है रेड ब्लड सेल्स. दिस रेड पार्ट इन द टेस्ट ट्यूब, इट shows the red blood cells. The middle part that you can see, it is very short one, it shows the WBCs and platelets, and the remaining pale yellow colored part, it shows the blood plasma, it shows the plasma. तो इस तरह हम देख सकते हैं ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट आप यहाँ पर देख सकते हो. पहला है रेड ब्लड सेल्स जो नीचे दिखाया है, उसके बाद में WBCs एंड प्लेटलेट्स, और ऊपर है प्लाज्मा. ओके. तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये ब्लड के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर जो पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है, 55% आप लोग देख सकते हो प्लाज्मा का है, और 44%, गलती से यहाँ पर 45 हो गया, 44% जो पार्ट है इट इज़ कंप्राइजेस विद रेड ब्लड सेल्स, एंड रिमेनिंग 1% पार्ट इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द WBCs एंड प्लेटलेट्स. तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि ये ब्लड का कंपोजिशन है. तो 1 by 1 अभी हम इसमें देखेंगे. तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको,
ब्लड जो है वो बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का एंड इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 55%, एंड ब्लड सेल, okay, these are the cells of the blood which comprises near about 44%, सॉरी 45%, क्योंकि इसमें WBCs ऑलरेडी आ गया, WBCs और प्लेटलेट्स। तो इस तरह से प्लाज्मा 55% है और ब्लड सेल्स 45% है। ब्लड सेल्स में हम देखने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीनों जो ब्लड सेल्स है वो 45% टोटल ब्लड वॉल्यूम के कॉम्प्राइजेस करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लाज्मा जो है वो 55% है टोटल ब्लड वॉल्यूम के। इसका मतलब अगर हमने 100 ml ब्लड एक बीकर में ले लिया तो उसमें 55% जो पार्ट है वो कॉम्प्राइज करेगा प्लाज्मा, दैट मीन्स 55 ml प्लाज्मा होगा, और 45% जो है दैट वुड बी दी ब्लड सेल्स। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मात्रा है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है 44% वो है रेड ब्लड सेल्स का। WBCs और प्लेटलेट्स कम मात्रा में प्रेजेंट है उसमें। ओके, सो हमें देखना है सबसे पहले प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा। ओके, और प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो अभी हम देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा में वाटर है, ओके, प्लाज्मा में सॉलिड्स है। अब सॉलिड्स कौन से हैं वो भी हमें देखना है। तो प्लाज्मा में जो पहला मेन कंपोनेंट दिया है वो है वाटर। प्लाज्मा में पानी की जो मात्रा है वो है 90 to 92%। इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट में तो पानी ही है, वाटर ही है ज़्यादा अमाउंट में, 90 से लेके 92% तक। और बाकी जो 8 से लेके 10% तक वो है सॉलिड्स, या फिर हम उनको अदर सॉल्यूट्स भी कह सकते हैं, या फिर सॉल्यूट्स कह सकते हैं। चलो लेट्स गो। सो वाटर एंड सॉल्यूट्स दोनों मिला के प्लाज्मा बनती है। वाटर का कंपोजिशन है 90 to 92%, और जो सॉल्यूट्स है या फिर सॉलिड्स है वो है 8 to 10%। अब ये जो 8 to 10% सॉलिड्स या फिर सॉल्यूट्स है उनमें क्या क्या आता है वो हम देखने वाले हैं। तो उनमें बेसिकली दो बातें आती है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और बाकी के अदर सॉल्यूट्स आएंगे। ठीक है, मेन जो है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये जो सॉलिड्स है 8 to 10% सॉलिड्स में से या फिर सॉल्यूट्स में से नंबर 1 जो दिया प्लाज्मा प्रोटीन ही 7% है। तो सबसे ज़्यादा है सॉल्यूट्स में, सबसे ज़्यादा प्रमाण किसका है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का है। तो ये कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हम देखने वाले हैं, 7%। अब अगर इसको मिनिमम 7% पकड़ लिया तो रिमेनिंग सिर्फ 3% है। बाकी का जो पूरा है नीचे, ये 2 नंबर से लेके 6, 7, 8 जो भी रहेंगे, तो वो पूरा 2 से 3% ही है। ओके, तो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन 7% है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं मिनरल सॉल्ट्स, उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व गैसेस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। सो वी विल सी ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा वन बाय वन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन दी ब्लड। ब्लड में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन हम यहाँ पर देखेंगे वो है एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स के 50% जो पार्ट है वो कैरी आउट किया है एल्ब्यूमिन्स ने। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा प्रमाण में कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो एल्ब्यूमिन। ओके, उसके बाद इनका फंक्शन अगर हम देखेंगे तो दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ओके, दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है मतलब क्या करेंगे, ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है उनको ट्रांसफर करेंगे ब्लड में। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दे बाइंड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं, कैल्शियम आयॉन्स, सोडियम आयॉन्स, पोटेशियम आयॉन्स, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, बिलीरुबिन, इन सबको बाइंड करते हैं और ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं दे रेगुलेट ऑन्कोटिक प्रेशर। ये क्या करते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर रेगुलेट करते हैं।
तो ऑन्कोटिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर रेगुलेट करने वाले जो प्रोटीन्स है, ऑन्कोटिक प्रेशर कैरी आउट करने वाले जो प्रोटीन्स है, उनका नाम बताइए। सो दिस आर दी एल्ब्यूमिन्स। आफ्टर एल्ब्यूमिन जो दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन आप देखोगे वो है ग्लोब्यूलिन। दिस इज द ग्लोब्यूलिन। ओके, सो ग्लोब्यूलिन क्या है? सो इट इज द अनदर प्लाज्मा प्रोटीन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस ग्लोब्यूलिन्स? सो फर्स्ट फंक्शंस दैट इज गिवन, इट इज द osmoregulation. So globulins carry out the osmoregulation, and osmoregulation means to maintain the water and salt balance of the body. बॉडी में पानी का और जो डिफरेंट सॉल्ट्स है उनका बैलेंस मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। एंड वी बेटर नो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय द किडनी। हमारी जो किडनीज है वो ऑस्मो रेगुलेशन कैरिड आउट करती है, और उनको हेल्प करने वाले जो प्रोटीन्स है ब्लड में के वो है ग्लोबुलिन्स। ओके, उसके बाद दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ग्लोबुलिन्स वहाँ पर हेल्प करते हैं। और तीसरा फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्लोबुलिन्स है, ओके, these are the types of the immunoglobulins. ओके, they are the antibodies. तो ये ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़ बोल के भी काम करते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ है हमें पता है ये हमारी इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे ट्रैप द पैथोजेंस एंड किल देम। ओके, तो जो भी एंटीजेंस है उन एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं एंटीबॉडीज़ और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इन दिस वे दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ द ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स के बाद जो नेक्स्ट ब्लड प्रोटीन है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। ओके, तो फाइब्रिनोजन के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन मेनी टाइप। ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड प्रोसेस की जो फिनोमेनन है वो आपने बहुत बार पढ़ी है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग मीन्स द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली। जो लिक्विड ब्लड है उस लिक्विड ब्लड को सेमी सॉलिड जेली में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या फिर ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। ओके, जिसे हम हिंदी में खून का जमना कहते हैं। ओके, जब हमें कोई लीजन हो जाती है और उसमें से ब्लड बाहर जाता है तो थोड़ा ब्लड बाहर जाने के बाद में हम देख सकते हैं हमारा जो खून है वो जम जाता है, उसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो इस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वो है फाइब्रिनोजन। तो ये जो फाइब्रिनोजन है बेसिकली ये लिवर में तैयार होता है और ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ओके, यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन दिया दैट इज द इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा, बट लेटर ऑन थ्रोम्बिन एक्ट्स अपॉन इट। इसके ऊपर थ्रोम्बिन एक्ट अपॉन करता है और इस फाइब्रिनोजन को बाद में फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और वहाँ से कोएगुलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम बाद में अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं द डिटेल प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रोथ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन इज अनदर प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द लीवर, और ये प्रोथ्रोम्बिन भी जो ब्लड में पाया जाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसका कन्वर्जन होता है थ्रोम्बिन में। ओके, दिस प्रोथ्रोम्बिन इज गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। और अभी हमने देखा है, ओके, अभी हमने देखा है जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में करता है। सो दिस इज ऑल्सो दिस प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन के बाद जो अगला प्रोटीन हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाला वो है प्रोपोडिन। ओके, इट इज़ वन मोर प्रोटीन। प्रोपोडिन के बारे में अगर हम देखेंगे सो इट इज़ द डिफेंस कंपाउंड। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म्स में काम करता है। तो डिफेंस में काम करता है तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर दिया है कि इट डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर एंटर्ड इन आवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो वायरसेस आ जाते हैं या फिर जो टॉक्सिन आ जाता है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का जो काम है वो करते हैं प्रोपोडिन। सो दिस आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, वी हैव सीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बाद जो सॉलिड्स है या फिर सॉल्यूट्स है वो है मिनरल सॉल्ट्स। ओके, मिनरल सॉल्ट्स को ही हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी कहते हैं। सो ये जो मिनरल सॉल्ट्स है वो 1% पाए जाते हैं प्लाज्मा में, और इसमें कौन से सॉल्ट्स है आप लोग देख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम,
magnesium, calcium, ferrous, manganese, Cl minus, HCO3, etc., etc. So all these mineral salts or inorganic salts they are found in the plasma. उसके बाद प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स. सो कौन से न्यूट्रिएंट्स है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ऑल दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स. सो जो भी खाना हम खाते हैं, ओके, उस खाने के जो मेन सब्सटेंसेस उनमें हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है. तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद एट द एंड जो सिंपलर फॉर्म्स है वो है ग्लूकोज. ओके. एमिनो एसिड्स दिस आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोटीन डाइजेशन. प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद एमिनो एसिड्स तैयार होते हैं और फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स तैयार होते हैं लिपिड का डाइजेशन होने के बाद. सो ऑल दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर फाउंड इन दी ब्लड. और ब्लड क्या करता है, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक या फिर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है. ओके. न्यूट्रिएंट्स के बाद हम लोग देख सकते हैं डिजॉल्व्ड गैसेस कौन से हैं प्लाज्मा में. तो गैसेस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. वी नो दैट we inhale the air and that air is rich in oxygen, so that's why definitely the plasma contains the oxygen. We exhale the carbon dioxide which is the metabolic waste, so carbon dioxide भी है और नाइट्रोजन भी है यहाँ पर. ओके. अगले जो सॉल्यूड्स है या फिर सॉलिड है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. ओके. तो अभी हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के जो डाइजेस्टेड सिंपलर फॉर्म्स है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सेल तक जाते हैं, ब्लड उन्हें पहुंचाता है सेल तक. और these substances are utilized by the cells. Okay. और मेटाबॉलिक वेस्ट जो बाद में तैयार होता है एट द एंड ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन. सो ऑल दीज आर दी metabolic waste which are formed at the end of the protein digestion. Okay. So यूरिया रहो, यूरिक एसिड रहो या फिर क्रिएटिनाइन रहो, ये ब्लड कैरी करता है और बाद में इनको किडनी की तरफ भेज देता है और हमारी जो किडनीज है वो इनको एलिमिनेट करती है हमारे बॉडी से. और उसके बाद जो अगले सब्सटेंसेस दिए हैं, जो सॉल्यूट्स दिए हैं, वो है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस. अब रेगुलेटरी सब्सटेंसेस कौन से हैं प्लाज्मा में. नंबर 1 दिया है यहाँ पर हार्मोन्स. ओके. वी बेटर नो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से क्रिएट करती है. उसके बाद जो एंजाइम्स है वो एंजाइम से क्रिएट किए जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से. और वाइटामाइंस भी जो है वो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में आते हैं. तो ये रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी ब्लड के थ्रू ही जाते हैं, है ना. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने जो हार्मोन सिक्रेट किए, जो एंजाइम सिक्रेट किया है यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ने, और जो भी वाइटामिन्स है सभी एक जगह से दूसरे जगह तक यहाँ पर या फिर सेल्स तक पहुँचाने का जो काम है वो काम करते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंस, वो काम करता है ब्लड. उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूट है या फिर सोल्यूट है ब्लड में पाए जाने वाला वो है हेपारिन. ओके. इसको हम एंटीकोएगुलेंट कहते हैं. तो एंटीकोएगुलेंट मीन्स ऐसे एजेंट या फिर ऐसे सब्सटेंसेस. ओके. किन सब्सटेंसेस को हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लॉटिंग प्रिवेंट करने वाले सब्सटेंसेस को हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं, जो ब्लड का खून का जमना बंद करते हैं. ओके. अब होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड वेजल्स है उनमें से ब्लड जब पास होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहना ज़रूरी है. ओके. तो उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए जो प्रोटीन यहाँ पर काम करता है वो है हेपारिन, है ना. क्योंकि अगर ये हेपारिन का सिक्रीशन अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो फिर वहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा एंड दैट कैन लीड्स टू द सेवरल सीरियस प्रॉब्लम्स. सो हेपारिन इट एक्ट एज अ एंटीकोएगुलेंट. ओके. उसके बाद में आखिरी में जो दिया है यहाँ पर जो सॉल्यूट्स है या फिर सब्सटेंसेस है, कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज़. तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो कोलेस्ट्रॉल तैयार हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड में पाया जाता है. और एंटीबॉडीज़ जो है हमने अभी देखा है कि जो इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं. ओके. दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स. दे आर ऑल्सो found in the blood. So all these are the other solutes or solutes which are found in the blood. In this way we have completed the composition of the blood or composition of the plasma.
So the remaining part, that is the blood cells, okay, blood cells, we will see the blood cells in next lecture. Thank you for watching. If you like the video, don't forget to like and subscribe my channel.